नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कई कड़ी में हम लोग अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं और इधर इसके पहले की कड़ी में हमने एक चर्चा की थी राजनीतिक जड़ता को लेकर। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर राजनीतिक जड़ता के कुछ अहम प्रश्नों पर जवाब के लिए साथ में हैं अक्षय कुमार जी के, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से हैं और कई किताबों के लेखक भी हैं और कई ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जो आम लोगों के हित में है। आपने देखा भी होगा हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कुछ पत्र भी जारी किया है जो आम लोगों के हित के लिए है। फिर ये 14 अप्रैल को जिस दिन भीमराव अंबेडकर की जयंती है उस दिन श्वेत पत्र जारी करने वाले हैं। तो आज हम एक बार फिर से सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आप सबों को भी हम अपनी ओर से और साथियों की ओर से धन्यवाद। सर, लोकतंत्र में राजनीति जो है वो आम लोगों के सुविधाओं के लिए किया गया। राजतंत्र की व्यवस्था नहीं करके लोकतंत्र की व्यवस्था हुई और उसमें राजनीतिक दलों का ये कह कर के समावेश किया गया कि लोकतंत्र में खून, जिस तरह से आम लोगों के शरीर में खून होता है उसी तरह लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का भूमिका होना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक जड़ता आई है आज़ादी के बाद से धीरे धीरे, इस राजनीतिक जड़ता में आम लोगों का कार्य में जो बाधाएं हुई है, इस पर आपका क्या विचार है? ये श्यामल जी, बहुत बहुत आपको तो इसके लिए भी धन्यवाद कि जब हम लोग न्यूनतम साझा कार्यक्रम जब जारी कर रहे थे और उसके जो 15 सूत्र हैं उसके प्रथम ही सूत्र में कि जब बात हम लोग हो रही थी और आप जब उसके संदर्भ में आपके जब सवाल आप उठा रहे थे तो उसमें राजनीतिक जड़ता का संदर्भ माने वो उभरा था। राजनीतिक जड़ता की जब हम बात करते हैं उस दिन भी हम आपको बताए थे कि सबसे जो अद्यतन, जो अभी तक पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक राजनीतिक के जो मसले हैं उसके दार्शनिक पक्ष हों, उसके आर्थिक पक्ष हों, उसके शैक्षणिक मसले हों, उसमें मार्क्सवाद लेनिनवाद की जो अवधारणा है वह उसको कहते हैं कि अभी जो कंटेम्प्रेरी जितने शोध हुए हैं और विकास की जो अवधारणाएं उभरी हैं उसमें वह अद्यतन माना जाता है। इस संदर्भ में उसको लेकर के देश और दुनिया के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब भी उठे, लेकिन उस तरह के कोई प्रभावकारी जो उसकी अप्रासंगिकता है उस संदर्भ में चीज़ें नहीं कायम हुई है, नहीं उभरी है। लेकिन इसी बीच में खास करके बिहार में जो सामाजिक परिवर्तन के नाम पर आंदोलन बहुत सारे हुए हैं। आप देखेंगे कि दक्षिण बिहार के जहानाबाद, गया, भोजपुर, अबरवल, इन सब इलाकों में जो चीज़ें हुई थी सामाजिक परिवर्तन के नाम पर, उसको देखते हुए उसके समझने के आधार पर हम लोगों ने एक वाम दलों की राजनीतिक जड़ता की बात हम लोगों ने की और वो आकार से जो चीज़ें वो प्रकाशित भी हैं पुस्तक के रूप में। हम लोग जब उसका लोकार्पण कर रहे थे पटना विश्वविद्यालय के दरभंगा हाउस के राजनीतिक विभाग में, तो लोकार्पण के समय जो शोधार्थी थे पटना विश्वविद्यालय के काफ़ी संख्या में थे, काफ़ी शिक्षक लोग थे, उन लोगों का ये सवाल बहुत मजबूती के साथ उभरा कि सर आप जो बात कह रहे हैं वाम दलों की राजनीतिक जड़ता, इस सवाल को लगता है कि थोड़ा और इसको अनफोल्ड करने की ज़रूरत है, खोलने की ज़रूरत है। आज की जो राजकीय व्यवस्था है, इस राजकीय व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो यह लगता है कि केवल अब वामपंथ की जड़ता का मामला नहीं है, यह पूरे
राजनीति के जो राजकीय जो व्यवस्था है और इस राजकीय व्यवस्था की जो राजनीति है, यह उस राजनीति में जड़ता के जो तत्व हैं वो अंतर्निहित हैं। वह वहाँ तक, वह पूरी राजनीति की जो अवधारणा है संसदीय, हम लोग खास करके अभी संसदीय राजनीति के दायरे में, और जब हम संसदीय राजनीति की बात करते हैं तब लोकतंत्र की जो अवधारणा है स्वाभाविक तौर पर आपको हमको बात करनी होगी, क्योंकि राजतंत्र के बाद आप खुद कह रहे हैं कि राजतंत्र के बाद जो लोकतंत्र की अवधारणा ठोस स्वरूप ग्रहण किया और उसी आलोक में संसदीय जो व्यवस्था है वह उसकी अवधारणा व्यवस्थित हुई है। अब वह जो संसदीय व्यवस्था है उस व्यवस्था के प्रबंधन, संचालन और उसको और बेहतर बनाने के नाम पर और उसी के आड़ में हम संसदीय राजनीति में चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं। यह जो यात्रा है राजनीति की, कि राजतंत्र से लोकतंत्र की अवधारणा ठोस रूप में हम व्यवस्थित हुआ है और लोकतंत्र के संचालन के लिए, उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए हम आज जिस संसदीय राजनीति की बात करते हैं उस संसदीय राजनीति में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी और फिर हिस्सेदारी के सवाल पर जो सत्ता में बने रहने या काबिज करने का जो सवाल प्रमुखता से उभरा है, इसकी भी चर्चा हम पहले आपके साथ हमने किया है कि किस तरह से लोकतंत्र में जब हम संसदीय राजनीति की प्रक्रियाएं आई हैं और जब बातें शुरू हुई थी तब 80 तक आप देखते हैं कि व्यवस्थागत बातें हो रही थी और व्यवस्था में बदलाव के कई सारे उदाहरण आपको, चाहे वह शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, भूमि सुधार के संदर्भ में जमींदारी उन्मूलन से लेकर के, और जो भूमिहीन लोग थे उनके बीच भूमि का वितरण, जिनके पास सीलिंग से अधिक ज़मीन जो थे उस ज़मीनों का सरकारी स्तर पर अधिग्रहण और उसके वितरण, आम गैरमजरुआ, मालिक गैरमजरुआ का एक व्यापक भूमि सुधार के तहत कानूनी काम हुए थे। वह सारे काम व्यवस्थागत काम थे। लेकिन 80 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, 90 आते आते 90 में वही जंक्शन है जहां व्यवस्था की राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जड़ता जब हम कहते हैं तो उसके जो गतिशीलता है, उसमें जो गति की ऊर्जा है, वह उसमें ह्रास, उसमें क्षरण की हम बात कहते हैं कि वह जो ताकत है गति प्रदान करने की राजनीति में, उसका ह्रास हुआ है। वह अब उस रूप में गतिमान नहीं है जैसे आज़ादी के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था के अंदर जो गति थी राजनीति में, अब नहीं है। और वह क्यों नहीं है कि चूंकि व्यवस्था की राजनीति में ह्रास हुआ, उसमें क्षरण हुआ और तब हम सरकार की बात करने लगे थे। आप भी कहते कि अब तो सरकार भी बात नहीं होती है, हम भी आपसे सहमत थे और हम कह रहे थे कि नहीं, 90 के बाद तो सरकार भी की जो अवधारणा थी वह बदलने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के रूप में हम सत्ता को देखते थे। 5 के बाद आप देखिएगा, और वह बहुत कम समय में व्यवस्थागत जो संसदीय राजनीति थी 80 तक काम की, वह गतिमान भी था और उस गति को किस तरह से, वह जो गति उसमें थी वह 80 के बाद और 90 आते आते उसके अंदर जो स्वाभाविक ऊर्जा, जो जनशक्ति की जो ताकत होती थी, उसमें ह्रास शुरू होता है। ह्रास में के पहले उसके अंदर भटकाव और विचलन के भी, चूँकि नारे लगने लगते हैं, काम कम और सामाजिक परिवर्तन के मिथक गढ़ने जाने लगे और उनको जातीय आधार पर गोलबंदी की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। आप जब देखेंगे इसका जो शोधार्थी हैं, जो विशेषज्ञ हैं और आपके संचार माध्यम के जो लोग हैं, उनके द्वारा ये बात कभी नहीं की जाती है कि सत्ता में भागीदारी के लिए हिस्सेदारी के नाम पर जो जातीय गोलबंदी हुई उसमें जिस तरह से काम हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि हम पहले भी आपको बताए थे कि इस तरह के जो जातीय गोलबंदी की प्रक्रिया थी, कर्पूरी ठाकुर के समय भी चीज़ें
उभरी थी, लेकिन उस रूप में नहीं था। उसका पूरा आचरण बदल गया 90 के बाद से। और 90 के बाद से आप देखेंगे कि जो अस्थायी व्यवस्थागत काम था उसमें क्षरण शुरू होता है। चाहे वह स्कूल के स्तर पर आप देखेंगे, चिकित्सा माने अस्पतालों के क्षेत्र में देखेंगे, नौकरी चाकरी के क्षेत्र में नौकरी के जो सेवा शर्त हैं उसको देखेंगे, न्यायिक व्यवस्था के स्तर पर आप देखेंगे तो उसमें क्षरण कमी शुरू होने लगती है। जो व्यवस्थागत अवधारणा थी, जो आगे जिसको बढ़ना था, उसमें कमी आने लगती है। और जब कमी आने लगती है उसी समय आंदोलन भी बढ़ने लगते हैं और संगठन भी खड़ा होने लगता है। संगठन खड़ा होने लगता है तो 5 के बाद तो आप देखिएगा कि दलितों के नाम पर दलित, महादलित और उसके अलग अलग संगठन बनने लगते हैं। पिछड़ों में पिछड़ा, अति पिछड़ा और अति पिछड़ा में भी जातीय नाम पर सम्मेलन होने लगते हैं, संगठन काम करने लगते हैं। उसी तरह से सवर्णों के बीच में भी जातीय आधार पर संगठन और उसके नेता काम करने लगते हैं। जो अल्पसंख्यक हैं, आप इसको देखिएगा कि उसमें पासमानदा और गैर पासमानदा जो अल्पसंख्यक हैं और उनके भी नेताओं का उद्भव होता है, लोग राजनीति में आने लगते हैं। तो हमको छद्म गतिशीलता का अनुभव भी होता है। लगता है कि से अक्षय जी जड़ता कह रहे हैं और ये गत्यात्मक है। रोज़ चीज़ें नए नए संगठन बन रहे हैं और उनकी गतिविधियां हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, यात्रा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज़ घेराबंदी हो रही है, घेराव हो रहे हैं। और ये संचार माध्यम, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से चीज़ों का प्रदर्शन भी हो रहा है। ये जब चीज़ें हो रही हैं तो ये छद्म गतिशीलता की जो अनुभूति हो, जो दिखावा होता है, इन सवालों को उठाने वाले लोग नहीं और लोग दब जाते हैं। कि चूँकि उसी के साथ साथ ये होने लगता है कि अगर जैसे हम आपको बताए थे, बहुत संक्षिप्त बात किए थे कि दलितों के बीच में हमको हमारे साथी हमको लोग काम करने के दौर में, सर आप जो ये इस पर आपका क्या विचार है कि जो दलित तो एक समुदाय है, पिछड़ों का, शोषितों का, उत्पीड़ितों का, अब इसको दलित और महादलित कह दिया तो पूरा जो दलित की जो संस्था है वो तो कमज़ोर हो जाएगी। अरे ये दलित विरोधी काम है। उसी तरह से पिछड़ों और अति पिछड़ों, सवर्णों के बीच में तो ये भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन जो मौलिक बात हम कह रहे थे कि व्यवस्थागत सवाल छूटने लगे, और जब व्यवस्थागत सवाल छूटने लगे तो आम जन के जीवन के बुनियादी जो मुद्दे हैं वो दबने लगे। तब केवल जातीय आधार पर, और बाद में अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तब तो संप्रदाय की चीज़ें आ गई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, और ये सब हम लोग बात करने लगे। इसमें तो और चीज़ें, अब व्यवस्था, सरकार, और सरकार के बाद सत्ता आ गई कि सत्ता किसकी है, और सत्ता फिर जाति की होने लगी। जब सरकार जो बनती है वह किस जाति के का व्यक्ति नेतृत्व में है और उसकी हम कहते हैं उसी की सरकार है। जब चीज़ें यहाँ आ गई और इस स्थिति में हम जब देखते हैं तब इस पर कोई सवाल नहीं बन रहे कि जो सवाल छूटते गए, आम जन के जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा, इलाज, नौकरी, उनके न्याय, सुरक्षा, शांति, सद्भाव, ये सारे सवाल छूटने लगे। और छूटते छूटते अब वह उसका महत्वहीन हो गया राजनीति में। हम इन चीज़ों को जब हम लोग देख रहे थे, हमारे साथी देख रहे थे, हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, और लोगों के बीच, अपने बीच में नहीं, इसको लेकर के सार्वजनिक तौर पर, चूँकि दलितों के शिक्षा के सवाल, उनके चिकित्सा के सवाल, उनके रोजगार के सवाल, उनके सुरक्षा के सवाल, इन सवालों को बहुत व्यवस्थित ढंग से जब हम लोग काम कर रहे थे, तब दलितवादी जो संगठन हैं, जो अंबेडकर जी के नाम पर जो काम करते हैं और नारे लगाते हैं, वो किसी के द्वारा दलितों के संगठन, पिछड़ों के संगठन, गरीब सवर्णों के संगठन और इनके लिए काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां, ये सारे जो लोग हैं संगठित जो काम करते हैं,
इन लोगों ने अभी भी, आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक चूँकि जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम उसी पीड़ा की उपज है, वह कोई, आपको उस दिन बताए थे कि यह कहीं हम लोग किसी लाइब्रेरी में कोई शोध संस्थान में बैठकर नहीं तैयार किया गया। इसी तरह से जूझते हुए लोगों के जो दुर्दशा है उसमें सुधार के लिए बदलाव संबंधी काम करते करते जो मुद्दे उठे हैं उनको हम लोग न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश हम लोगों ने किया है। उसमें और सुधार की ज़रूरत हो सकती है, उसको और स्पष्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन एक बात यह निश्चित तौर पर तय हो गया है कि लगातार 80 के बाद जिस तरह से गतिशीलता थी राजनीति में, मुद्दों को आधार पर लोगों के समानता, सद्भाव, सामाजिक न्याय के मसलों को लेकर के उसमें जो ह्रास हुआ है, उसके जो मूल कारण हैं वह राजनीतिक जड़ता है। राजनीतिक जड़ता जब हम कह रहे हैं तब मौलिक जो सवाल आम जन के हैं उसकी अनदेखी का सवाल है, उसकी उपेक्षा का सवाल है, और उसके जगह पर अनावश्यक संचार तंत्रों के माध्यम से, शोध संस्थानों के माध्यम से और राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार, लोगों की ज़रूरत के अनुसार नहीं, लोगों की जो ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और खाद्यान्न, ये सारी आवास, वो उसको देख करके नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार राज्य सत्ता और राज्य सत्ता के भूख से जो पीड़ित लोग राज्य संगठन हैं उन लोगों के द्वारा अनावश्यक छद्म मुद्दों का निर्धारण शुरू हुआ। और यह बात अभी जनता के बीच, आम जन के बीच यह विमर्श का विषय, संवाद का विषय नहीं बन रहा है, क्योंकि राजनीतिक जड़ता की जो स्थिति है वह राजनीतिक मसला है और इस मसले को व्यवस्थित करने के लिए बहुत चालाकी और होशियारी के साथ जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो शोध के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अंदर इस तरह से सोचने, समझने, देखने, जानने के जो शास्त्रीय अवसर हैं और जो काम है उसका इस तरह से ब्राह्मणिकली, ब्राह्मणवादी नज़रिए से श्रेष्ठ और हीन, दो ये से इस तरह उसको व्यवस्थित किया गया कि अब वह बात दिखती ही नहीं है कि जड़ता भी एक कारण है जो चीज़ों को हमको संवेदित नहीं करता है। जैसे ही हम जड़वादी हो गए तब हमारे अंदर अभी हमको सबको लगता है, जब बच्चों की पढ़ाई के घर में बात होती है, रोगी के इलाज की बात होती है, उस समय हमारी परेशानी बढ़ती है, लेकिन जो विचार सोच के स्तर पर, समझ के स्तर पर जिस तरह से संवेदित होना चाहिए कि इसके कारण क्या हैं, हम कारणों की चर्चा कभी नहीं करते हैं, हम दोषी की पहचान करते हैं। वो जड़ता के कारण, हमको लगता है जड़ता के कारण जब हम कारण को नहीं देखते हैं, और तब तक माहौल पूरे समाज में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में जो प्रशासकीय व्यवस्था है, जो शैक्षणिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके माध्यम से कि यह जो चीज़ें घट रही हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रोफेसर मास्टर दोषी, अस्पताल में जो ठगबनीजी हो रही है, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ दोषी, न्यायालयों के अंदर, न्यायिक व्यवस्था के अंदर न्याय सहजता से आमजन को नहीं उपलब्ध हो रहा है, वो जो वहाँ की न्यायिक व्यवस्था के जो शेयरधारक हैं, वकील हों और उनके जो स्टाफ हैं, जज हैं, उसके जो पूरा तंत्र हैं, वो दोषी है। हम उसके कारण यह हो सकते हैं, हम जब कह रहे हैं हम भी मानते हैं, लेकिन हम यह फिर सवाल करते हैं कि वह इस स्थिति में क्यों आ गए, क्या इनके स्तर पर जो दोष, जो त्रुटियां पैदा हुई हैं, वह उसमें जड़ता के कारण, हम जो राजनीतिक जड़ता है, इस राजनीतिक जड़ता के कारण इन सारे स्तरों की जो त्रुटियां और दोष हैं, हम इसका क्या निवारण नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब लोकतंत्र के नज़रिए से, सामाजिक न्याय के नज़रिए से, समतामूलक समाज के निर्माण के नज़रिए से जब हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब हमको चीज़ें साफ साफ दिखती हैं जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जिसको दर्ज किया गया है। हमारी यही हम लोग की यह समझ बनी है अभी तक। सर, आपने कहा आम लोगों की बात, हम अभी
पिछले कई दिनों में नवादा एक ज़िला है जहाँ कुछ समाचार संकलन किया था। जैसे मैं एक पंचायत में जाकर के पंचायती आम सभा को जहाँ पे सीधा सीधा मुखिया पर आरोप था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2000, 3000, 5000 ले रहे हैं। दूसरा एक सीमेंट चीनी मिल को कन्वर्ट करके सीमेंट फैक्ट्री बनाने की बात हो रही थी। फिर सरकारी पैसे से जो सार्वजनिक शौचालय बनाए जाते हैं उस पर, और ये एक रेफरल अस्पताल जो ये बिंदेश्वरी दुबे जी के टाइम में बना था। इन सबों पर जब हमने समाचार संकलन किया और अपने चैनल के माध्यम से दिया लोगों के बीच में, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने विरोध कम और सपोर्ट ज़्यादा किया। लेकिन जैसे ही मैंने एक आंगनबाड़ी का समाचार संकलन करके और उसको लगाया, तो उस पर जो लोग कल तक यानी रेफरल अस्पताल वगैरह पर जब मैंने न्यूज़ संकलन किया तो लोग हमें शाबाशी देने का काम किया, वह आंगनबाड़ी पर हमसे नाराज़गी जाहिर किया। तो मुझे इससे अनुभव यह हुआ कि आज आम लोग जो हैं वह भी अचेतनता के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी यह एहसास नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। लोग राजनीतिक नेताओं के या सत्ता के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके बातों में उलझ करके और अपने सुध बुध भी खो दिए हैं। शायद यह भी एक राजनीतिक क्या कह सकते हैं, राजनीतिक जड़ता का ही कार्यक्रम है। एकदम आपसे हम पूरी तरह से सहमत हैं और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि यह जो आपकी अनुभूति हुई है, आप जब यह काम कर रहे हैं तब आपको लगा, क्योंकि काम करते हुए आपके काम के समर्थन और विरोध को की जो में के अंदर जो डायनेमिक्स माने जो गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशीलता है, उसमें आप देख रहे थे पक्ष और विरोध का, और उसके जो अनुभव हुए आप कह रहे हैं और उससे हम सहमत हैं। लेकिन थोड़ी सी आपकी चर्चा को हम और आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आप जब कर रहे हैं तब नाराज़गी की भी लेकिन आपने चर्चा की है। नाराज़गी की जो चर्चा आप कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा बढ़ा करके आप देखिएगा कि अपने राज्य में भी कई उदाहरण हैं कि आपको प्रशासकीय यातना भी सहना पड़ सकता है, आपको झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, आपके ऊपर शारीरिक हमले भी हो सकते हैं। यह हुए हैं और दूसरे राज्यों में। हाँ, यहाँ तो यह भी कहा गया, जब मैंने आंगनबाड़ी का समाचार संकलन किया तो लोग ने फ़ोन करके ये कहा कि आप समाज के ठेकेदार हो गए हैं, आप भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बना देंगे, या फिर यह सब करके क्या आप विधायक और सांसद बन जाएंगे। और एक पत्रकार का जो जेल भी गए थे, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, उनका तुलना भी मेरे से किया गया कि आप फलाना आदमी बनने जा रहे का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये लगा कि लोग यह चाहते हैं कि सार्वजनिक चीज़ों का उद्भेदन हो, लेकिन अगर पर्सनल कहीं भ्रष्टाचार है तो उसका उद्भेदन नहीं हो। वहाँ लूट मची है तो लूट मचने दिया जाए, और अगर आप लूट मचने को दिखाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, तो आपके ऊपर तंज कसने का काम भी आम लोग ही करने वाले हैं। इसलिए जो राजनीतिक जड़ता की प्रासंगिकता और उसके जो महत्व हैं ये और साफ हो जाते हैं। आप एक पत्रकार के हैसियत से चीज़ों को कर रहे हैं, कारण उसके हैं राजनीतिक, और राजनीतिक कारण के कारण जो आम जन हैं वह जाति और संप्रदाय में विभक्त हैं। और इतनी ही नहीं, अब उनकी तो जो आस्था और विश्वास है वह भी हिल गया है, और उनको लगता है कि कोई अब कुछ नहीं संभव है,
जो भी आ जाएगा, जो भी सरकार में आएगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, जो कोई भी एमएलए, एमपी, मुखिया बनेगा, सब यही करता है और यही करेगा। इसमें संभव नहीं है। यह जो चीज़ें बनी है, यह भी एक राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है, अपने आप नहीं हुई है चीज़ें। यह पूरी चीज़ें राजनीतिक गतिविधियों का प्रतिफल है, फलाफल है। आपको एक संचार माध्यम और संचार कर्मी के हैसियत से आपको इन चीज़ों को ये देखने और समझने की ज़रूरत है कि आप उसमें हिम्मत के साथ और अपने जो लोकतंत्र के प्रति जो प्रतिबद्धता है या संविधान के जो संकल्प हैं, उसके कोई जुनून है जिसके कारण आप कर रहे हैं। लेकिन 80 से हम कह रहे हैं कि जो बदलाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई है, 80, 90, 2010, 20, आज हम 25 में बात कर रहे हैं, कितने वर्ष हुए कि आपके जो काम हैं, हम अभी जो हम बात कर रहे हैं, इन बातों के विपरीत, यानी लोकतंत्र विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, समतामूलक समाज विरोधी, व्यक्तिगत आकांक्षा, लोगों को लगता है कि हमारे पास कुछ धन हो जाए, हमारे पास धन हो जाए, मकान हो जाए, घोड़ा गाड़ी हो जाए, तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि जो कुछ सीमित संसाधन हैं, इसके उपलब्ध होने के बाद भी हम शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। क्योंकि समाज जीने की जो संस्कृति है, पहले हम आपको बताए थे कि मानवीय सोच समझ, सामाजिक जीवन, जिसके कारण सहकार जो टूटा है। और आज के दिन में जब आधुनिकता की हम बात करते हैं कि एक घर में बैठे हुए हैं, बाप बेटे में बातचीत नहीं, भाई भाई में नहीं, पति पत्नी में नहीं, तो ये जो टूटन पैदा हुआ है अंतिम है। वैसे समय में आप काम ये शुरू किए हैं कि जब पूरा समाज व्यक्ति आधारित टूटन का शिकार हो गया है, हर आदमी इस फेरे में है कि अपना काम निकाल लो और तब फिर हमारी खुशहाली आ जाएगी। यह जड़ता के कारण जो विश्लेषण और विवेचना करके हम नहीं देख पा रहे हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सार्वजनिक संस्था है, रोगी के इलाज के लिए जो सार्वजनिक संस्था है, जो अस्थाई है, अस्थाई वो नहीं है। आज के सरकारी जो स्वास्थ्य बीमा के और सर्व शिक्षा अभियान के और चुनाव में कुछ बच्चों के बीच में किट्स बांटने की बात में हम नहीं कर रहे हैं। जो अस्थाई संसाधन हैं लोगों की खुशहाली के लिए, जब तक सहकार नहीं होगा, उस सहकार को तोड़ दिया। और अब तो तोड़ने में बहुत आसान हो गया है। जो AI अब कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि हम तो बहुत तेज़ हैं, हम तो AI पर इतना काम करते हैं। और वह काम ठीक है, लेकिन लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में जो सरोकार होना चाहिए था मानवीय, वह जब टूटा है तो हर बात के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ती है। और साधन किसी तरह से, कर्जा से, लेन देन से, अपने कहीं से कमा करके, मेहनत करके जो हम उपार्जन करते हैं, उनके उपयोग के बाद भी हम न पढ़ाई दे पा रहे हैं, न इलाज करवा पा रहे हैं। और ये सब के बाद हमको रोज़गार गरिमापूर्ण सम्मान के साथ इज्जत वाली कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो इस स्थिति में जब आप काम कर रहे हैं, तब अकेले अगर करेंगे तब यह आपको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसी समय अगर आपके इर्द गिर्द कोई सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं और संगठन काम करेगी, तब उसके प्रभाव ज़्यादा प्रभावकारी दिखेंगे। और जो आपके ऊपर जो जिस तरह के यातनाओं के जो खतरे होते हैं, उनका भी निजात सामाजिक राजनीतिक स्तर पर वह संभव है। अन्यथा प्रशासन भी उसी के साथ होगा। आप जब कर रहे हैं सामाजिक काम, लेकिन प्रशासन अब जब ये काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों की सुई तो जाएगी प्रशासन के ये पर, चाहे वह आंगनबाड़ी का सवाल हो, चाहे वह हॉस्पिटल का हो, चाहे वह शौचालय का हो। वह केवल जो अभी करता है वहीं तक वो चीज़ें सीमित नहीं रहती है। वह प्रशासकीय जो व्यवस्था है वह वहाँ तक होता है। और वह प्रशासन का लगाव जुड़ाव आपके जनप्रतिनिधियों के साथ है। तो जनप्रतिनिधि
प्रशासन, अभिकर्ता, ठेकेदार और ठेकेदार का परिवार, जातीय और पारिवारिक जो ये है, वो सब मिला हुआ एक जब लगता है कि संयुक्त है, और वह तब आपको लगता है कि हमको तो कोई साथ ही नहीं देता है, उसके तो पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, हमारे पक्ष में यह काम, यह भी भ्रम है। उसके साथ जो लोग हैं वो कमज़ोर लोग होते हैं। आपके पक्ष में जैसे ही सामाजिक राजनीतिक काम करने वाले और जो माहौल बनेगा, तब वह सारे लोग फिर चुप हो जाएंगे, जैसे ही इधर से वह प्रक्रिया शुरू होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एक साथ हर एक स्तर पर राजनीतिक जड़ता का उन्मूलन करना है, उसका अगर समाधान निकालना है तो जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन के समय हुए थे, जिस तरह से हमेशा समतामूलक समाज की राजनीति के नाम पर ये जो आपको देखेंगे कि अभी जो दलितों के मंदिर में प्रवेश नहीं प्रवेश, अभी भी सब पुरानी बातों को उसी तरह से लोग कर रहा है। लेकिन वो गोलबंदी और उसका प्रतिरोध उस तरह से जब मूल्यांकन करेंगे तब ये सब पुरानी बातें हो गई। अब वह मुद्दा नहीं है, अब दलितों के मुद्दे पुराने मुद्दे नहीं हैं, लेकिन पुराने मुद्दों को फिर से दलित की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, सवर्णों की राजनीति जो हम पुराने ढर्रे पर और उसी तरीके से जो कर रहे हैं, ये जड़ता के कारण। और जड़ता की जब होती है तब आपकी ताकत सीमित हो जाती है, कम जाती है। हमको लगता है कि आप इसको थोड़ा सा और अगर एक साथ जो आप काम कर रहे हैं, इसको लेकर के वहाँ जो सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं काम करती हैं, उनके साथ भी सवाल जवाब नहीं, हम उनके साथ संवाद करनी चाहिए कि आप क्या कहते हैं। हम लोग तो एक दिखाए हैं, आपने क्या कभी आपके स्तर पर कोई पहल हुआ इस इलाके में? आपको लोग कह सकते हैं कि अच्छा वो चुनाव की क्या तैयारी में है। हमको ये कहने में कोई ये नहीं है कि अगर यही संसदीय राजनीति के यही मानक रहेंगे तो हम इसमें चाहते हैं कि इसमें थोड़ी बदलाव हो, लोकतांत्रिक जो मूल्य मान्यताएं हैं इस पर चर्चा कहीं से शुरू हो जाए, और मान लीजिए कि हम इसकी शुरुआत है। अभी आप राजनीतिक जड़ता के उन्मूलन की बात कह रहे थे। कल हम लोग गए हुए थे आयकर गोलंबर के पास, वहाँ पे एक कार्यालय है एक पॉलिटिकल पार्टी की, असली देसी पार्टी, उसमें कई लोग बैठे हुए थे। लोग जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे कह रहे थे कि आप हमको व्यवस्था दीजिए रहने का, खाने का, घूमने का, और जो भी उनको व्यवस्था चाहिए, तब हम आपके लिए काम कर सकते हैं और यहाँ जो भी बड़ा हॉल आप तय करेंगे उसको भरने का काम करेंगे। उस पर बहुत देर तक उनके बातों को सुन करके हमने उनको कहा कि क्या आप राजनीति इनके लिए करते हैं या खुद के लिए करते हैं? तब वो बहुत ज़ोर से भड़क गए और कहे कि अभी आपका उम्र कम है, अभी अब वो सब जो बात है राजनीतिक करने और कराने का, वो सैद्धांतिक बात है, वो सब कोई नहीं, जब तक हमें व्यवस्था नहीं दी जाएगी हम भाग जाएंगे। और उन्होंने बड़े नेताओं का, जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं उनका भी नाम लिया कि उनको लगता था कि अगर हम इसको व्यवस्था नहीं देंगे तो ये भाग जाएगा। एक रक्षा मंत्री का भी उन्होंने नाम लिया कि वो हमसे जब भी बुलाते थे लखनऊ तो हमारी सारी व्यवस्था वो करते थे, जहाज़ से आना जाना ये वो। तो सर यह ऐसे सोच के जो अधिकाधिक संख्या में लोग हैं, क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में राजनीतिक जड़ता का उन्मूलन हो सकता है? ये अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं और जो आप चर्चा जिन चीज़ों की कर रहे थे, हम पूरी तरह से आज भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि, और यह आश्वस्त हैं कि अब यह समय आ गया है। जिस तरह से आप हस्तक्षेप जिस तरह से आपने की है, आप उस किस इलाके में कर रहे हैं, जिस इलाके में आज से हमको लगता है कि 10 साल पहले या और कम, कि उस इलाके में इस तरह से जाकर कोई संचार माध्यम का आदमी कोई खुलासा नहीं कर सकता था।
आप तो करके अभी आप कह रहे हैं कि हम किए हैं, और देखे भी हैं, हम आपके चैनल पर देखे हैं कि आपने किया है इस काम को। कहाँ वो चले गए सब? तेगबा बहादुर तो अभियो हैं, चाहे वह किसी भी जात के नेता और अपराधी हों, वो लोग तो हैं और अभी, लेकिन उनके ताकत में कमी आई है। उसी तरह से जितने भी राजनीतिक दल हैं, इसमें जो ठेकेदार हो गया है, उनका दिन अब लद गया है, और दिन इतना लदा है कि आप अभी चुनाव होने वाला है बिहार में। तो इसको आप देखिएगा कि चुनाव की तैयारी में जो एक राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी कांग्रेस है, अरे एक तो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और लेकिन उसके बाद जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनका तो उनके पास अभी प्रोग्राम भी दिख रहा है। वह उनके पास अभी अहमदाबाद में सम्मेलन कल ही 2 दिन का किए हैं, क्या न्याय पथ की उन्होंने वो घोषणा भी किया है कि हमारे राजनीति का ये उद्देश्य होगा। तो उनके पास नेता भी हैं, मान्यता भी उनकी राजनीतिक है, उनके पास कार्यकर्ता हैं और काम कर रहे हैं। अब प्रबुद्ध लोग कर रहे हैं, माने पढ़े लिखे लोग। हमको 2 लोगों से बातचीत है कि लोग कर रहे हैं। यात्रा भी पहले बार आपको बताया था कि कन्हैया का यात्रा जो चल रहा है, पलायन रोको नौकरी दो का, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके बाद भी, इतने के बाद भी, जिस तरह से जन उभार जो होना चाहिए था, वह क्या हो रहा है? चीज़ें चर्चा में आई हैं। पहले तो बहुत दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक लगा कि लोग हमसे कहते थे कि कुछ आपको लगता है कुछ कन्हैया का जो यात्रा है वो कोई चर्चा उर्चा। अब उस चर्चा को और थोड़ा गति देने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए राहुल जी को खुद बेगूसराय जाना पड़ता है। नहीं तो उसमें भी सर एक नई बात जुड़ कर आती है सामने। हाँ, कि एक भूमिहार कन्हैया कांग्रेसी नेता है या युवा नेता है, उससे उसका परिचय नहीं कराया जाता। अच्छा। जो अभी के लोग हैं, या वो सोशल मीडिया है या जनरल जो मीडिया है, वो यह कह रहा है या लोग से कहवाया जा रहा कि एक भूमिहार राहुल गांधी जो ब्राह्मण है, उसको केवल इसलिए बुलाता है कि दूसरे भूमिहार को हराने का काम कैसे होगा। यानी यह जो यात्रा है पलायन रोको और बिहार में ही रोजगार दो, तो इस पर फोकस नहीं है, फोकस कहीं और हो रहा है। यानी बात को मूल मुद्दे से हटा करके दूसरे तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। एक तरफ हमें भी ये लगता है कि यह जो पलायन वाली जो बात है, कोई ये पिछले 20 साल में तो हुआ नहीं है, क्योंकि हम जब से होश संभाले तब से देख रहे हैं कि पलायन बहुत ज़ोरों पर है। अब तो जदयू और भाजपा के लोग यह कह दिए कि पलायन नहीं है, यह अवसर है कि लोग बिहार से बाहर निकल करके अच्छे रोजगार, अच्छे मान सम्मान के साथ जी रहे हैं, वहाँ पेट भर रहे हैं। और उनके ही लोग, भाजपा के ही लोग जो किसी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, वह कहते हैं कि 50% से अधिक लोग जो बिहारी हैं वो या तो महाराष्ट्र से या गुजरात से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो एक तरफ हमसे वोट, बिहारियों से वोट भी मांगते हैं, और दूसरी तरफ बिहारियों को गाली देने का भी काम करते हैं। तो ये जो मुद्दा जो है, मुद्दा से लोगों को भटकाने का जो खेल चल रहा है, इस पर आप क्या कहें? ये बात चूँकि आप बीच में सवाल को ये किए, आप जो संभावनाओं की बात, राजनीतिक जड़ता की, वह अलग नहीं है। अभी का जो सवाल है कि राजनीतिक जड़ता का उन्मूलन और मूल मुद्दों से ध्यान लोगों को भटकाने का सवाल है। ये चीज़ें जैसे ही हम अलग अलग देखते हैं तो हम उलझ जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम जब शुरू किए हैं और आज भी हम उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। उसकी कन्हैया की यात्रा की चर्चा, राहुल की चर्चा आपने नहीं की थी, हम उसको जोड़ रहे थे, क्योंकि चीज़ें अलग नहीं हो रही हैं। आप जब कन्हैया के जातीय और राहुल के जातीय और भटकाव की जब बात कर रहे थे, तब हम यह भी देख रहे थे कि बेगूसराय के बाद राहुल गांधी कहाँ आता है? उसी दिन पटना आता है। आप पटना कहाँ जाता, क्या करते हैं?
राहुल गांधी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जिस मीटिंग को संबोधित करते हैं उसके डायस पर कौन लोग थे? दलित लोग। कौन ज्यादा था? और वे सारे लोग थे जिनसे स्थापित ठेकेदार जाति के हैं। उन लोगों की कुर्सी लगता है कि हिल रही है और लगा कि एक नया नेतृत्व और फिर से ये सब जो मुद्दों से अलग ध्यान भटकाने के लिए कभी समीकरण की बात, कभी गठजोड़ की बात जब करता है, ये सारे पुराने तरीके हो गए हैं राजनीतिक जड़ता के। और इस राजनीतिक जड़ता की प्रक्रिया को नया कलेवर के रूप में वह पलायन रोको और नौकरी दो से लेकर के, और हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि लेकिन वह मीटिंग तो किया, और जब वह मीटिंग करता है तो उससे सवाल पूछिए कि आप जो अति पिछड़े के नेता हैं, आप जो दलित के नेता हैं, आप लोग भी वही बोलिए जो वो बोल रहा है। वो तो ध्यान भटका रहा है आपके तो आंदोलन को। तो कोई न कोई अक्षय और श्यामल जी, आप एक छोटे क्षेत्र के बात उठाए और उसके अनुभव हैं। हम जो इतने अपने पूरे जीवन में जो 50 साल 60 साल जो काम किए हैं, हम उसकी जो पीड़ा और तड़पन है, तब हमको बोध हुआ कि अच्छा हम मर जाएंगे। ये सब संगठित आंदोलनों के ये सब तो एक टमटम का घोड़ा बन गया है, और टमटम का घोड़ा के लिए तरह तरह की व्यवस्था करता है। कभी अलग तरह का जाब, कभी अलग तरह का जो मुंह पर जो घोड़ों को जो टमटम में होता है उसकी जुताई, उसके खाने के लिए दाने की कभी व्यवस्था की बात करेगा। ये तो हम पूरा 60 साल वही जीवन जिए। हमने कभी शिक्षा के सवाल को नहीं मुद्दा बना पाए, हम स्वास्थ्य को नहीं देख पाए, हम लोगों के नौकरी के सवाल को, और सब छीनी जा रही है। जो चीज़ें मिल गई थी वह चीज़ें छीनी जा रही है। और अभी भी दलितवाद, पिछड़ावाद, सवर्णवाद, हिंदूवाद, अल्पसंख्यकवाद, ये सारे नारों में ये जो कर रहा है, इसमें फिर एक नया तरीका जो ढूंढा है। आपको श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी को भी जोड़ करके देखिए कि उसमें कौन लोग था। उसमें बूढ़ा नहीं था, उसमें सारे तेवर वाले अति पिछड़ा और दलित के लोगों की संख्या अधिक थी। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा यह है कि पत्रकारों को इस बात को लिखना चाहिए और बोलना चाहिए। और वह चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो यह संकट है, ये टर्निंग पॉइंट इसको कहते हैं। यहीं से चीज़ें बदल सकती हैं। आपके तरह के पत्रकार और पत्रकार अगर हों, और सामाजिक राजनीतिक जो लोग हैं, उनकी संगठित ताकत जब इस बात का खुलासा करेंगे और लगातार संगठित तौर पर, तब जो सामाजिक परिवर्तन के ठेकेदार जो अब कुछ सीट के लिए समझौता करने के ताक में लगे हुए हैं, आपसों में एक दूसरे को लंगी मारने में बेचारा बाज नहीं आ रहा है। जुमे जुमे बहुत पार्टी उनकी कम है, लेकिन एक दूसरे को कि किसको ज़्यादा सीट समझौता में मिल जाए, किसको कम मिल जाए, वह राजनीतिक जड़ता के कारण राजनीतिक बात नहीं कर रहा है। कि जो चीज़ें पैदा हुई हैं वह राजनीति के कारण हुई है, और राजनीतिक जड़ता है, इसलिए हम नीति की बात नहीं करते हैं। और नीति की बात नहीं करेंगे तब हम सामाजिक न्याय के, हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं होगा, हमारे पास कोई मुद्दे नहीं होंगे। सारे सवाल ये हैं, जैसे ही यह चीज़ें खुल जाएंगी तब हमको तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से यह प्रेरणा और हमको आशा दिख रही है कि जैसे ही हम संगठित कोई सवाल दलितों के साफ साफ सवाल उसको दिखता है, दलित को वह मंदिर के फेरा में और तलवार और ये जो साफा बांधने के लिए पैसा देने का, वो फेंक देगा और ले भी लेगा, और तब फिर घेर ले सकता है कि हमारे स्कूल, हमारे मोहल्ला में अभी तक बढ़िया स्कूल नहीं हुआ है, हमारे बच्चे पढ़ करके भी उनको समझ नहीं पैदा हो रही है, चीज़ों को सही सही नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमारा सही इलाज नहीं हो पा रहा है, हम समझ भी नहीं पाते हैं, हमको उसके नाम पर ठगा भी जाते हैं, हमारे पैसे भी
ये होते हैं और इलाज नहीं हो पा रहा है, हमको नौकरी अब ठेका पर मिल रहा है, अस्थाई नौकरी भी नहीं मिलती है। यह बात साफ साफ कोई अगर जैसे ही करेगा उसके साथ लोग हो जाएंगे। लेकिन यह बात अभी आपको हम कह रहे हैं, आपकी तो सीमा है ना। जो व्यापक स्तर पर जो अदानी अंबानी के जो मीडिया तंत्र पर जो ये है, और इनके जो लोग हैं, मीडिया के भी लोग, कोई कांग्रेस के ये बेचारा चाकरी करता है, कुछ बीजेपी का, कोई राजद का, कोई जदयू का, उनसे मंत्री जी से भी मेल जोल होगा, उनका खास आदमी होगा। ये सारे जो दाव पेंच और एक जो मकड़ जाल बना है, मकड़ जाल जो बनाया है और हम उसके शिकार हुए हैं। ये सारे सवालों को उठाना, दिखाना, किसको, उनको नहीं, उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। हमको अगर चिंता करते तो हमको तो लगता है कि अच्छा ये राजनीतिक दल वाला, ये नेताजी, प्रोफेसर साहब, ये विद्वान जी, ये एक्टिविस्ट जी, तो हम ये नहीं बोलते खुल करके। हम जान गए कि इसके पास कोई अब ताकत नहीं है। ताकत जनता की होती है और जनता की ताकत अब किसी के पास नहीं है। इसलिए समय समय पर जनता को विकल्प नहीं दिखता है तो बेचारा कुछ किसी से पैसा ले लिया, किसी के साथ खा पी लिया, वो भूखड़ है, उसको कभी कोई मिठाई कहाँ से मिलेगा जी, कभी कोई बढ़िया से गाड़ी पर कौन चढ़ावेगा, अपने से तो चढ़ नहीं सकता है, तो चढ़ के आकर के जलसा में आता है। जलसा में जो आता है इन लोगों की रैलियों में, वह जलसा में आता है, वह हुड़दुंगई करता है। और यह हुड़दुंगई की राजनीति करके जो मौलिक सवाल है हमारे बच्चों के, हम इसलिए करें कि हमारा भविष्य अब बिगड़ रहा है। हमारे आज जो जड़ता है उस स्थिति पर, वो टर्निंग पॉइंट पर आ गया है कि अगर हम यहाँ नहीं संभले तब हमारा पूरा भविष्य, हमारे बच्चे हुड़दुंगई के शिकार होंगे। हो मीटिंग हो रही है इनकी, अब देख लीजिए, आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा कि जो मीटिंग इनकी होती है उसमें अब शांति से न कोई बैठता है, न कोई सुनता है, और बात कहाँ से उठाएगा। यही हुड़दुंगई के माहौल को ये सारे बना करके रखने का अब इसके पास कोई चारा नहीं है, इतना कमज़ोर है। सर 2014 से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कई बार पाला पलटे, कई ऐसे बातें कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, उनके तरफ नहीं जाऊंगा। भाजपा के भी लोगों ने बिहारी डीएनए पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उसके एवज में, उसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री ने नाखून और केस गुजरात तक भिजवाया। ऐसी कई घटनाएं घटी। हमारे यहाँ जो आम नागरिक, आम मतदाता हैं, आम बिहारी जो दूसरे राज्यों में जाकर के पिटने को, गाली सुनने को मजबूर हैं, वो अपने नेताओं से जो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, सत्ता में आने को आतुर हैं, उनसे यह नहीं तर्क संगत बातें कर पाते हैं, तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं कर पाते हैं कि आपने कहा कि मैं अब कुछ भी हो, किसी भी हालत में मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर आप उसके साथ चले जाते हैं, कभी आप इधर कभी आप उधर, इस तरह से क्या। और आज जो लोग हैं, अगर कहीं बात विकास की होती है तो विकास में शिक्षा के सुधार पर प्रश्न नहीं करते हैं। सवाल जब होता है कि विकास कहाँ हुआ तो वह रोड, सड़क, पुल, पुलिया ये सब गिनाने लगते हैं और यह कहते हैं कि 20 साल पहले कैसा था। एक जगह जाने के लिए पटना से नवादा गिराना है या पटना से जहानाबाद जाना है, किशनगंज जाना है तो काफ़ी समय लग जाते थे और 4 बजता नहीं था, 5 बजता नहीं था कि घर के लोग अस्त व्यस्त होने लगते थे कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार सकुशल वापस आएगा नहीं आएगा। सर, क्या वास्तव में आज राजनीतिक जड़ता की वजह से तर्क संगत पूर्ण बातें नहीं करना और लोगों में किसी खास व्यक्ति के प्रति व्यक्ति भक्ति या अंधभक्ति भरपूर हो गया है? एकदम ये बात भी सही है और हम आपसे उस बात को और पुष्ट करते हैं कि राजनीतिक जड़ता के कारण जो आपने आशंका
आपको जो है उस आशंका को खत्म कर दीजिए। वह एक महत्वपूर्ण वह प्रतिफल है, परिणाम है। राजनीतिक जड़ता के कारण वह हर चीज़ों की अपनी परिभाषा गढ़ दिया है। शिक्षा, पढ़े लिखे लोगों का मतलब पूरी तरह से बदल गई। हम बात भी करते हैं पुराने लोग की, पहले का शिक्षक, पहले के जो नौकरी का काम करने वाले लोग थे, पहले जो माहौल था, वो बात भी करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति फिर जब बात करता है तो उसकी बात बदली हुई होती है, और हम वह इतनी बदली हुई होती है कि हम अपने भी बाल बच्चे, परिवार और समाज को उसी दायरे के अंदर हम बनाने के लिए गतिशील हो जाते हैं, उसी में मशगूल हो जाते हैं। तो चीज़ों की अवधारणा बदल दिया, माने मतलब उसके अभिप्राय और अर्थ बदल दिया चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ। जब वो बदला तो सोचने, समझने, जानने, देखने, बूझने के जो तौर तरीके हैं उसको भी बदल दिया। और ये सारे सवाल हम कोई उठा नहीं रहा है कि हम किसके नज़रिए से देख रहे हैं, और नज़रिया बना दिया कि बस अपने से बस मतलब अब है। जो पहले कहे कि परिवार के अंदर भी अपना मतलब, अब एक परिवार के अंदर तो देखने हम कहाँ से कैसे देखते हैं, उस जगह को, नज़रिया को बदला और मतलब भी बदल दिया, अर्थ भी बदल दिया। तो ये पूरी चीज़ें जो है वह जड़ता के कारण, जो आप कह रहे हैं कि हम सवाल भी नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, हमारे अंदर। अब दूसरी दिन बात आपको बताएंगे कि मनुष्य के अंदर नैसर्गिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर जो दूसरे जीव हैं और जंतु हैं प्रकृति जगत में, मनुष्य एकमात्र जीव है जिसके अंदर की जो संवेदना होती है, संवेदना के तत्व दूसरे जीवों में भी है, लेकिन मनुष्य के अंदर की जो संवेदना है वह सामाजिक चेतना में बदलती है। यहाँ शिक्षा के माध्यम से वह खेल किया है और शिक्षा को पूरी तरह से व्यावसायिक और बाजारू चीज़ बना दिया, जबकि शिक्षा मनुष्य को तार्किक इंसान बनाने की जैविकीय विधा है, सामाजिक विधा है। यहाँ जो खेल हो रहा था वहाँ हमारे शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री क्या कर रहे थे? आज अब उनसे पूछिए तो चपंडुक उजादे वही जैसे गुणगान गाने में, लिखने पढ़ने में वही लगा हुआ है, वो बेचारा नौकरियाँ करता है इसी पर। इसलिए आप शिक्षकों के देख लीजिए, अगर इस बात को जो हम कह रहे हैं कि आप 90 के बाद शिक्षक की परिभाषा को आप देख लीजिए, हम बहुत विरोध किए थे 90 के बाद। यहाँ राज्य स्तर की मीटिंग में, सरकारी मीटिंगों में हम कई बार भागे। यहाँ का जो शिक्षा सचिव हुआ करते थे, माने बहुत सम्मानित अब नहीं है, स्वर्गीय बेचारे बीके सिन्हा साहब, इतना अच्छा IAS अफसर थे, लेकिन इतने इंसान थे कि हमको निश्चित तौर पर जब तक वो शिक्षा विभाग को देखते रहे, हमको बुलाते थे। हम पहली मीटिंग में आए और एक प्रपोजल आया भारत सरकार का पारा टीचर की नियुक्ति का, यूनिसेफ के सहयोग से था। यूनिसेफ उसको भारी संस्था है ना, पूरी दुनिया के लिए बेचैन है, मानवता के लिए। हम जब वहाँ गए और जब हमको पढ़ने को मिला चीज़ें, हम कहे कि हम तो जा रहे हैं, इस मीटिंग में नहीं भाग लेंगे। लोग हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, हमको कहे कि शिक्षा सचिव महोदय आपको स्पेशल आप इनवाइटी हैं, आपको कुछ बताना है हम लोगों को, आप जा रहे हैं। हम कहे कि नहीं, इस मीटिंग में हमारा नाम लिखा जाएगा, हम हस्ताक्षर कर लेंगे तो हम इतिहास हमारा कलंकित हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हम कहे कि पारा टीचर अब पारा हो जाएगा। अब जो शिक्षक है उसको हम पारा टीचर कहेंगे। अरे भाई, मगह में तो भैंस के बच्चा को पाड़ा हम लोग कहते हैं। अब तो बच्चा मगह के क्षेत्र का बच्चों नहीं पाड़ा जानता होगा। अब हम लोग अपने बच्चों को नहीं पाड़ा, उड़ा, पाड़ी, पाड़ा बताते हैं। तो अब मास्टर बेचारा शिक्षक पाड़ा हो जाएगा, और उसके बारे में वो कैसे पढ़ावेगा? पाड़ा जो शिक्षक बनाया पहले बार, आज शिक्षक कौन कौन है, कैसे आँख मिचाई झोंक रहा है? पाड़ा से शुरू करके अनुबंध पर, पंचायत पर, नगर निगम का टीचर, ठेका पर, संविदा का टीचर, अब एक फिर उत्साहित जो है सो कहा कि कमीशन का टीचर।
अरे आजो स्कूल में जाइए ना, एक साथ कै टीचर जो है से कै तरह का टीचर मिलता है आपको। टीचर जब मैं कह रहा हूँ तो डॉक्टर की परिभाषा, शिक्षक की परिभाषा, कंपाउंडर की परिभाषा, नर्स की परिभाषा, आंगनबाड़ी सेविका की परिभाषा सभी बदला है। और डॉक्टर साहब सवाल उठाए, मास्टर साहब का संगठन उठाया, नर्स साहब का फलना का उठाया, अब जनप्रतिनिधि उठाए, तो ये सारे लोगों के क्या कहते हैं अकिल गुम। पुराना गांव में जाइएगा तो अकिल गुम का खेल 90 से शुरू हुआ। नया बिहार, नया भारत, विकसित भारत। आओ आप कहे कि अब तो किशनगंजों से न 4 घंटा में पहुंच जाते हैं। ये कौन सुई है? उस सुइया दे देते हैं, एयरपोर्ट खोल दिया। आप कहता है कि इतना मेडिकल कॉलेजों खोल दिया, हमारा पटना PMCH के अस्पताल में नहीं हम पहुंच पाते हैं कि सरकारी एम्प्लॉय वहाँ कितना है, कितना विभाग जो खून जांच, पेशाब जांच का जो विभाग है वो सरकारी है। IGIMS, NMCH में आप जाइए ना भाई, हम तो अभी कैंसर के रोगी हैं, हम गए हैं NMCH में भर्ती हुए, NMCH में हम देखे हमरे कैंपस में टाटा का कितना जगह घेरले है, और सब कुछ टाटा करता। पैसा हमर, जगह हमर, और इलाज केकर अस्पताल चल रहा है? टाटा ये सवाल जो तार्किक सवाल हैं जो मैं कह रहा हूँ, ये नेताजी लोगों से आप पूछिए ना, चुनाव लड़ने वाला से, तार्किक ये सवाल है कि सब कुछ हमरा माने जेकर भैंस गाय आ ओकरे धियवा लालच है। माने भैंस गाय हम पहुँचते हैं दूध बाजार में मजबूरी बस, बाबू के न मट्ठो नहीं मिल दे पाते हैं। यह सवाल हम किस लिए इतना मेहनत करते हैं, काहे कर रहे हैं? हम अभी यहाँ आपको तार्किक जो क्षमता का और ये निशा का सुई देता है, जाति रूपी निशा, धर्म रूपी नशा, क्षेत्र रूपी नशा, ये जो सुई देता है, इस बात की अनुभूति इतना नहीं होता है श्यामल जी कि यहाँ जो सुबह में पटना में आप देखे होंगे, आप ज़रूर देखे होंगे कि कुछ मजदूर आता है, नौजवान सब ईंटा ढोता है, जो रोड पर ईंटा गिराया रहता है, सुदूर गली में अंदर तक जाता है, उस 12 गो 14 गो 18 गो ईंटा 4 मंजिला 5 मंजिला पर जानवर के तरह जो है सो उठाता है और बिकता है। 3-4 घंटा काम करता है। लगता है कि भाई क्या कैसे कितना, इसकी आयु तो ज़रूर ही घट जाती होगी, हम सर्वे और अध्ययन नहीं किए, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह का काम करता है शारीरिक आयु उसकी घट जाती होगी। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल हम देखे हैं उन लोगों से मिल के बातचीत करके, वो जब पैसवा लेता है ना, तो हम 2-3 घटनाएं हमारे साथ घटी है। हम देखे कि इससे अच्छा पैसा गिन रहा है, मालिक से लिया पैसा, हम चले गए। हाँ, तब मैंने हो गया कहा आप लोगों का, अच्छा तो पानी उनी पी लेते, बढ़िया से जाइए जी। दौड़ा हुआ जा रहा है, कहा जी तो सु बाबू के जी है एडमिशन करा लो, पटनवे ना पढ़ेला कही थे। सब अगल बगल से आता है, पटना के चारों जो इलाके हैं सबके जातीय नेताजी भी यहाँ बैठल हैं। जो बेचारा आता है मजदूरवा, जो इसको जिसकी कथा कहानी कर रहे हैं, उनके भगवान यहीं बैठल हैं, उसी वही भगवान को मानता भी है बेचारा। और उसके यह जो काम करता है जानवर के तरह, उसका पैसा जाता है, उसमें कुछ बचता है तो बेचारा अपना किसी को कुछ अर्जित करता है, लेकिन अधिक पैसा फिर उसका जो बाल बच्चा है यहाँ ट्यूशन कोचिंग के नाम पर वो फिर यहाँ का ठगवा जो है पढ़ाई के नाम पर ठग लेता है। ये जो तार्किक स्थिति है, यह बात आप सवाल किए, जड़ता के जो प्रभाव और आयाम हैं सोच समझ और विचार के स्तर को लेकर के, ये ठगवन जो संसद के संविधान के जो कसम खाता है, अरे संविधान की रक्षा तभी हो सकती है लोकतंत्र की जब संविधान में जो संकल्प है मानवीय वह अगर नहीं बचेगा
तब अब लोकतंत्र नहीं बचने वाला है। लोकतंत्र के नाम पर वह भागीदारी और हिस्सेदारी में जात और धर्म को ले आ करके हमको भ्रमित करेगा। इसलिए अब एकमात्र ये है कि जड़वाद जो है राजनीति में जो उसका प्रभुत्व कायम हुआ है, चाहे वह किसी भी दल के हों। अब आप हमसे ही मत पूछिए कि जी अच्छा कौन दल में कम है और कौन दल में कम अधिक इसका प्रभाव है। रहा न कोई कुल रोवन हारा, क्योंकि कोई भी जो दल है वह अब किसी भी एक के जो जीवन के मौलिक सवाल हैं उसको लेकर के जो कोई आंदोलन खड़ा करेगा शहर के अंदर, गांव में, और जब सतत वह काम करेगा तब आप जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं जड़ता के उन्मूलन का, वह कितना सहज दिख पाएगा। वह कभी कभी दिखता भी है कि 74 का जब आप उदाहरण देते हैं, भीमराव अंबेडकर का जब एक उदाहरण देते हैं, या दूसरे आज़ादी के आंदोलन गांधी के और चंपारण का देते हैं, वो सारे दृष्टांत हैं जो बताते हैं कि इस तरह के जब भी चीज़ें समाज में राजनीतिक स्तर पर कायम होती है तो जनता उठती है और इनको उखाड़ कर फेंक देती है और कहती है कि तुम हमारे लिए उपयोगी नहीं हो। हमारे लिए जो लोकतांत्रिक रास्ता है, जो संविधान में संकल्प लिया है, हम उसके साथ खड़े होंगे, उसके साथ देंगे। केवल यह अपने इतना साफ, लेकिन उसके पहले होना पड़ेगा। अभी आप राजनीतिक जड़ता की बात सुन रहे थे। आज किसी भी राजनीतिक दल का जो लगभग 5000 पंजीकृत दल हैं, उन दलों में किसी के पास अपना कोई सोच नहीं है। सभी पार्टियां, अधिकतर पार्टियां जो सत्ता के इर्द गिर्द हैं या विपक्ष में हैं, वो व्यक्तिवाद पर सत्ता में आने की बात करते हैं। कोई मोदी के नाम लेकर के सभी चुनाव जीतने की तैयारी में हैं, तो कोई लालू के नाम पर, तो कोई नीतीश के नाम पर। बिहार में पिछले 20 वर्षों में सत्ता में जो भी दल रहे, उन्होंने क्या किया, यह गिनाने के बजाय वह 20 साल पहले जो सरकार थी, उसके जो मुखिया थे, उनकी बातें करते हैं, उनके अवगुणों को गिनाते हैं कि सड़क नहीं थी या विद्यालय नहीं थे, विद्यालय के भवन नहीं थे, तो आज विद्यालय के भवन कहाँ हैं, उसके शिक्षा के गुणवत्ता कितने हैं, ये बताने के बजाय आज भी आम लोगों को डराया जाता है कि अगर हमें आप समर्थन नहीं करेंगे तो पुरानी बात आ जाएगी, जंगल राज हो जाएंगे, मंगल राज हो जाएंगे। तो राजनीतिक जड़ता की स्थिति ये हो गई है कि आज आम लोग भी अपने नेताओं से जो मत मांगने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, उनसे यह पूछने की स्थिति में नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया। आप अपने लिए तो सदन में वातानुकूलित भवन में बैठ कर के आए दिन अपने लिए पेंशन, मासिक वेतन बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, जिसके लिए आपने घोषणा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज़ से घूमेंगे, तो आज सूट बूट पहनने वाले लोगों के लिए भी जेबें इतनी ढीली करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी जहाज़ में तो छोड़ दीजिए, हवाई चप्पल वालों को जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो ट्रेन नियमित रूप से दिल्ली जाती है या और कहीं जाती है, वहाँ जाने के लिए सीट नहीं मिलती, भेड़ बकरियों की तरह घूस करके जाते हैं, वह अपने हित के लिए सवाल क्यों नहीं करते और अंधभक्ति में मशगूल हो गए हैं कि अपने हित अनहित भी नहीं देखते। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आने वाले समय में अपने नेताओं से अपने हित की बात करें। चंद पैसों के लिए अपने अधिकार का हनन न करें। सर, आपने जो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए जो अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आपको फिर एक बार धन्यवाद, क्योंकि बहुत सरलीकृत ढंग से, बहुत सरल और सहज ढंग से जो स्थितियां पैदा हुई हैं जड़ता के कारण, उसकी ओर आपने अभी जब कंक्लूड कर रहे थे तब आप उसको साफ किए हैं उनकी भाषा में जो आमजन हैं। इसके लिए धन्यवाद और इस पहल के लिए आपको धन्यवाद
माने बहुत हम अपनी ओर से और साथियों की ओर से आपको देते हैं। सच श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे जो भी मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं वो आपके लिए है। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ कि मैं कोई विधायक सांसद बनने के लिए इन मुद्दों को उठाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए उठाता हूँ, आप लोगों के बीच से उठाता हूँ। आप इसे देखें और इसमें अगर कहीं लगे कि सुधार की ज़रूरत है, कुछ बातें गलत है, उस पर भी आप टीका टिप्पणी करें, और लगे कि यह सही है वह भी हमें बताएं, और जो लोग देख रहे हैं वह शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातों को आप पहुंचा सकें, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही अगर आपके अगल बगल में, आस पड़ोस में अगर किसी भी तरह का जन मुद्दे हैं, जनता की बात है, जनता की समस्या है, वह भी हमें बताएं ताकि हम अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।